क्लास आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इक्वेटिक इन्वायरमेंट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोफ्लोरा और इन इक्वेटिक इन्वायरमेंट्स। तो जिस तरह से आज हमारा टॉपिक इक्वेटिक इन्वायरमेंट्स के हवाले से है जिससे कुछ लेक्चर्स में तक प्रोसीड करेगा। इसके अलावा हमने मतलब इन्वायरमेंट्स में का जो टिपिकल माइक्रोफ्लोरा है उसकी स्टडी करनी है। और इसके हवाले से जैसे सॉइल है तो सॉइल में माइक्रोफ्लोरा की स्टडी करेंगे। देन एयर है, देन ये इक्वेटिक इन्वायरमेंट है, फिर फूड है, मतलब टाइप्स फूड जो हैं उनमें अपना नेचुरल माइक्रोफ्लोरा पाया जाता है और कुछ माइक्रोफ्लोरा जो है वो एज कंटामिनेशन भी पाया जाता है। तो इस तरह से हम इन माइक्रोफ्लोरा की डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में बात करेंगे। तो बेसिकली किसी भी इन्वायरमेंट में जो माइक्रोफ्लोरा होता है वो दो तरह का होता है। एक माइक्रोफ्लोरा कहलाता है एटोक्नस माइक्रोफ्लोरा। जो एटोक्नस माइक्रोफ्लोरा होता है यू कैन कॉल देम एज नेटिव, यानी वो वहीं के रहने वाले हैं, वो वहाँ के नेटिव हैं। लेकिन दूसरा माइक्रोफ्लोरा जो है वो माइग्रेंट होता है, यानी कहीं से आ गया, एक्सटर्नल एक्सोजिनस सोर्स से आता है, और ऐसा माइक्रोफ्लोरा जो है वो एलोक्नस माइक्रोफ्लोरा कहलाता है। अब अगर हम ये कहें कि एटोक्नस माइक्रोफ्लोरा सबसे ज़्यादा पाया जाता है पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, या डोमिनेंट जो माइक्रोफ्लोरा है वो एटोक्नस है, तो ये हर इन्वायरमेंट में नहीं होता है। Although in most of the environment the dominant microflora is autochthonous type, but in a few environmental conditions are have changed enough that the autochthonous microflora is no longer suitable for that particular environment, then in this environment will be occupied by the allogenous microflora. तो ये दो तरह के माइक्रोफ्लोरा जो हैं वो मोस्ट ऑफन किसी भी इक्वेटिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, बट स्टिल regard that this microflora is autochthonous, it doesn't mean that it consists of single species or single strain. It is basically a community of microorganisms that may be present at particular time in that place. तो इसमें मुख्तलिफ स्ट्रेन्स की और मुख्तलिफ पॉपुलेशन हो सकती हैं माइक्रोफ्लोरा की। इवन मिक्सर हो सकता है एल्गी का, सियानोबैक्टीरियाज का, बैक्टीरियाज का, वायरसेस का। तो इस तरह से कुछ तरह का माइक्रोफ्लोरा जो है वो पाया जा सकता है। लेट्स बिगिन विद द इक्वेटिक। ये बात तो हम जनरल इन्वायरमेंट के हवाले से कर रहे थे, जो कि हर एक इन्वायरमेंट पर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जो है वो जब हम इक्वेटिक इन्वायरमेंट को स्टार्ट करते हैं तो व्हाट डज इक्वेटिक इन्वायरमेंट मीन? Aquatic environment is very vast. Literally, on this planet Earth, more than the terrestrial environment, aquatic environment is present. It begins with the mountain top, जहाँ पर स्नो मेल्ट हो रही है और स्ट्रीम बनना शुरू हो रही है, वहाँ से aquatic environment स्टार्ट होती है माइक्रोफ्लोरा के लिए। And it includes all those streams, the lakes, the ponds, the rivers, oceans, marine environments, and then we come to the deepest part, the hydrothermal vents. In the chimneys of hydrothermal vents, it also represent a specialized environment for certain microorganisms. तो इस तरह से इसका मतलब है कि जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, but two of the division is very distinct. One is the freshwater microflora, freshwater environment, and the marine environment. There is no need to distinguish between these two, as you already know about the marine and freshwater environment. But microflora that is present in marine and freshwater environment is distinct. बाज़ औक़ात आप इन दोनों इन्वायरमेंट की जनरलाइजेशन भी लेकर आ सकते हैं कि कुछ बातें इन दोनों में कॉमन हैं जो कि हम आज स्टडी करेंगे, लेकिन कुछ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि इनमें ख़ास हैं, यूनिक हैं, और वो हम इनके रिस्पेक्टिव कॉलम में जो है वो स्टडी करेंगे। जैसे कि कुछ बातें जो कि इनमें कॉमन है, इसमें से सबसे पहली बात ये है दैट मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इक्वेटिक इन्वायरमेंट एवरी टाइम हैव अ फोटिक जोन एंड एन एफोटिक जोन। फोटिक जोन मीन वो पार्ट जहाँ तक लाइट पेनिट्रेट कर रही है। फॉर एग्जांपल रिवर का वो पार्ट जहाँ तक लाइट पेनिट्रेट कर रही है वो फोटिक होगा, और नीचे का पोर्शन एफोटिक होगा। मेरीन इन्वायरमेंट में, सी में, ओशन में जहाँ तक लाइट पेनिट्रेट कर रही है दैट विल बी फोटिक इन्वायरमेंट, एंड द अदर इज द एफोटिक इन्वायरमेंट।
So you can easily guess that the photosynthetic microorganisms, whether they are algae or whether they are cyanobacteria, or the autotrophic bacteria, they are the most commonly present in the photic zone. So in almost all kind of aquatic environment, the algae and cyanobacteria are the primary producers. जैसे कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में प्राइमरी प्रोड्यूसर कुछ वुडी प्लांट्स भी हो सकते हैं या कुछ और जो एल्गी या किस बड़े बड़े टाइप की एल्गी हो सकती हैं जो कि माइक्रोफ्लोरा नहीं कहलाती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं आती हैं। लेकिन जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट है वहाँ पर मोस्ट कॉमनली जो है वो एल्गी और साइनोबैक्टीरिया ही प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एक्वेटिक इन्वायरमेंट का, दैट इज़ प्रीडेशन। प्रीडेशन इज़ बेसिकली फीचर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, but in aquatic environment it is a particular importance because generally predation prevent the formation of blooms. ब्लूम्स क्या हैं वो आप जानते भी हैं और उसको हम नेक्स्ट स्टडी भी करने जा रहे हैं। तो प्रीडेशन जो है ये बैक्टीरियल पॉपुलेशन को कंट्रोल रखती है इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट, और प्रीडेटर्स जो हैं वो डिटरमिन करते हैं कि जो गिवन माइक्रोब्स हैं जो उनके प्रे हैं उनका साइज़ कितना बड़ा होने वाला है। तो मोस्ट ऑफन जो प्रेडेटर हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कम्युनिटी साइज़ डिटरमिन करने में। इसी तरह से प्रेडेशन के ही टर्म में हम ले आएँ तो बैक्टीरियोफेज भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, आल्दो ये पैरासाइट्स हैं वायरसेस जो कि बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। बैक्टीरियोफेज एक्टिविटी भी जो है वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में साइज़ का को बैक्टीरियाज का साइज़ कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ना सिर्फ ये बल्कि जब वायरसेस लिटिक फेज़ आप सब लोग जानते हैं, जब वायरस बैक्टीरिया में एंटर हो जाता है और उसको लाइज कर देता है तो बैक्टीरियल कंटेंट जो कि इमीडिएट इन्वायरमेंट में रिलीज होती हैं दैट्स आर एज न्यूट्रिएंट फॉर दी अदर बैक्टीरियाज और अदर माइक्रोब टू ग्रो। तो इस तरह से ये रीसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा ये जो बैक्टीरियोफेजेस हैं ये एक्सीडिंगली जो बैक्टीरिया का साइज़ इससे एक्सीडिंगली बढ़ने से रोकती हैं, इसलिए ये भी जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट है किसी भी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इनकी प्रेजेंस। आल्दो माइक्रो ऑर्गेनिज़म कह रहे हैं कि फोटिक जोन है जहाँ पर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो रही है और वहाँ से जब डेड बॉडीज़ नीचे की तरफ गिरती हैं या जो ऐसे एनिमल जो कि मूव कर सकते हैं वो ऊपर की जो प्रोडक्शन है वो लेकर नीचे की तरफ आते हैं तो उससे ए फोटिक जोन तक न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं। अप वेलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अप वेलिंग में क्या होता है कि नीचे का पानी जो है वो ऊपर और ऊपर का नीचे की तरफ मूव करता है, पूरा लेयर ही उल्ट जाती है। इस वजह से भी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो नीचे की तरफ शामिल जो डीपर लेयर्स में जो है वो शामिल हो जाते हैं। तो लेकिन अप वेलिंग का एक और नतीजा क्या निकलता है कि जो ऊपर की लेयर में नरिश्ड और न्यूट्रिएंट रिच इन्वायरमेंट में रहने वाले माइक्रोब अब नीचे डीप लेयर्स में आ गए हैं जहाँ पर न्यूट्रिएंट बहुत कम है, कोल्ड इन्वायरमेंट है और वहाँ पर ज़्यादातर उन्हें स्टार्वेशन का सामना करना पड़ेगा। अगर उन्हें ज़िंदा रहना है दे हैव टू डिवाइस सर्टेन स्ट्रैटेजीज टू कोप विद दीज कंडीशंस। तो इन जनरल जो टॉप लेयर्स हैं दे आर हाई इन टेम्परेचर, हाई इन न्यूट्रिएंट्स and high in sunlight, but in the deeper layer there is cold, there is no light and scarcity of nutrients that is present, but rate of decomposition is very high in the deeper layers। तो ये इस तरह से ये कुछ जो कॉमनैलिटीज़ हैं एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स की। और एक कॉमन बात जो है वो है ब्लूम्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्लूम्स। Blooms can be of various type. They can be algal blooms, cyanobacterial blooms, or the bacterial blooms. Bacterial blooms are least studied blooms because they do not have any particular environmental impact so far. But the algal and cyanobacterial blooms are very important because they carry out the process of eutrophication. You already know about the eutrophication, that whenever in lake generally the bloom formation is characteristic of lakes या ऐसी जगह जहाँ पर वाटर कम है, जहाँ पर इजीली न्यूट्रिएंट बिल्डअप हो जाते हैं
लेकिन लेक्स के अलावा सीज़ में भी, ओशंस में भी ब्लूम्स जो हैं वो बनती हैं ओकेजनली, जब कहीं न्यूट्रिएंट का ओवरलोड होता है। तो ब्लूम बेसिकली फॉस्फेट या नल्ट्रेट्स के ज़्यादा हो जाने की वजह से होता है इन द गिवन एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से एल्गी या साइनोबैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो जाती है, और इनके फास्ट ग्रोथ के नतीजे में ये जो है वो सबका सब जो रिसोर्स हैं लेक के उन पर कब्जा जमा लेते हैं, लाइट नीचे की तरफ पेनिट्रेट नहीं करने पाते, और जो लेक की ऑक्सीजन है, क्योंकि ये एलजी का नंबर ज़्यादा हो जाता है तो इनका डेथ रेट भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो डिकम्पोजर्स हैं वो ज़्यादा ऑक्सीजन को यूज़ करके इनको डिकम्पोजिशन करते हैं, जिसकी वजह से लेक और दैट प्लेस इज़ डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन वेरी सून, और ऑक्सीजन के बहुत कम हो जाने की वजह से, और यही एलजी रात के वक्त रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं, जो भी ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, और डिकम्पोजर जो है वो डिकम्पोजिशन के ज़रिए ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, तो लेक में ऑक्सीजन बहुत कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो बड़े मैक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो रेस्पिरेशन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, और इसमें बड़ी स्पीशीज़ भी शामिल हैं। और इसी वजह से जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर जो ऑक्सीजन एनऑक्सिक हो जाती है, और एनऑक्सिक इन्वायरमेंट की वजह से वहाँ पर जो पर्टिकुलर आप कह सकते हैं रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस वो रुक जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म स्टार्टेड रेस्पायरिंग एनारोबिकली। व्हेन दे रेस्पायर एनारोबिकली दे विल प्रोड्यूस सर्टेन काइंड ऑफ एसिड्स, फर्मेंटेटिव प्रोडक्ट, जिसमें जो है वो टॉक्सिन्स होती हैं, जिसमें हाइड्रोजन साइनाइड सल्फेट हो सकती है, और इसके नतीजे में जो लेक है वो फाउल स्मेलिंग देती है, उससे स्मेल जो है वो बुरी आती है, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन एक्यूमुलेटेड हियर। ब्लूम्स जो हैं वो मुख्तलिफ कलर्स के हो सकते हैं, देर आर रेड टाइड्स जो डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होती हैं, वाइट ब्लूम्स होते हैं जो कि कॉक्सोलिथोफोर्स की वजह से होती हैं, जैसे कि आपकी बुक में भी एग्जांपल दी गई है एमिलियनिया हेक्सिलाई, जो कि वाइट ब्लूम्स कास्ट करते हैं। तो ये तो लेक की अपनी लाइफ के लिए या उस पर्टिकुलर एरिया की अपनी लाइफ के लिए ब्लूम्स बहुत डिज़ास्टर्स होती हैं, बट ब्लूम्स आर आल्सो वेरी you can say undesirable for the man as well. वन इज़ the reason of foul smelling, जो कि लेक से आ रही होती है, जिसकी वजह से उसकी सारी रिक्रिएशनल वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। वहाँ पर कोई लेक्स आर वेरी प्लेजेंट पॉइंट टू विज़िट फॉर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई एक भी लेक अब ऐसी नहीं बची है जो कि यूट्रोफिकेटेड ना हो, तो इन लेक को विज़िट करना वहाँ पर एक अच्छी एक्टिविटी रहती है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती है, लेकिन ये अब जो जब ये यूट्रोफिकेटेड हो जाती है तो वहाँ पर ऐसी एक्टिविटी नहीं हो सकती। इसके अलावा लेक में बहुत से टॉक्सिन्स जो हैं वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आपको बताया कि वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो टॉक्सिन्स पैदा होना शुरू हो गए हैं, जिसके नतीजे में वहाँ पर जो मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे लिए इम्पोर्टेंट इकनॉमिकली इम्पोर्टेंट फिशेस हैं या दूसरी एक्वेटिक लाइफ है वो मरना शुरू हो जाती है, और अगर ये वाटर जो है वो कंटामिनेट हो जाए तो हमारे ड्रिंकिंग वाटर को भी टॉक्सिकेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये आप लोगों ने पढ़ लेना है, आप लोगों को इसका ऑलरेडी आइडिया है यूट्रोफिकेशन का और ब्लूम्स का। तो हम लास्टली हम बात करेंगे रोल ऑफ एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट मिनरल्स। कार्बोनेट मिनरल्स की फॉर्मेशन में एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है? बेसिकली आप जानते हैं अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि कोरल रीफ्स जो हैं वो इमर्ज हो गई हैं सी सरफेस पर, और वो कोरल रीफ कैसे बनती हैं, ये जो पर्टिकुलर टाइप्स के स्टोन्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, ज़्यादातर साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं इस प्रोसेस में, एंड दे एक्ट एज न्यूक्लिएशन साइट। व्हाट हैपन कि जब वाटर में कैल्शियम आयन और डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर HCO3 बनता है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स बनते हैं, जिसके नतीजे में जो वाटर है वो अल्कलाइन हो जाता है।
अब यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया जो है वो न्यूक्लिएशन साइट प्रोवाइड करता है मिनरल फॉर्मेशन के लिए। और इसके जब ये कार्बोनेट यूज़ होती हैं तो इससे हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज़ होता है, जिससे पीएच वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अल्कलाइन इन्वायरमेंट में जहाँ कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मौजूद हो, वहाँ पर ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये कार्बोनेट मिनरल्स फॉर्म करते हैं, और ये मिनरल एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होकर बड़ी बड़ी रीफ्स चट्टानें बनाती हैं। और ना सिर्फ ये कि इसमें कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व है, बल्कि सम टाइम कुछ लेक्स में कैल्शियम और सल्फेट कंटेंट जो जिप्सम की फॉर्म में होते हैं वो भी मिनरल जो है वो फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से जो मिनरल है वो मुख्तलिफ टाइप के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट दैट वर प्रेजेंट एट दैट प्लेस। तो आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है। आज हमने जस्ट इसका ओवरव्यू ही लिया है। कल हम पर्टिकुलरली जो है वो मेरीन इन्वायरमेंट को स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जो है वो हम फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट की बात करेंगे। तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट जो है वो सबसे बड़ा हमारे कोर्स में टॉपिक है, और मेजर कंटेंट जो हैं वो इसी के हैं। तो आप लोग लेक्चर केयरफुली लिया करें, और साथ में अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, किसी बात की समझ नहीं आ रही, तो वो भी पूछा करें।